हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, ठीक है, कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आपके 4 पुस्तक है, जिसमें से आपको इस वीडियो में आपको भूगोल यानी कि समकालीन भारत 1 का अध्याय 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, अध्याय 2। सो अध्याय का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो यह जो है भारत का भौतिक स्वरूप, यह अध्याय 2 का भाग 1 है। ठीक है, वीडियो जो है चैप्टर है आपके लंबे हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग सा भी लगेगा और पढ़ने में ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो इसमें हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, मुख्य भौगोलिक वितरण का 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला और दूसरा उत्तरी मैदान। तो वीडियो जो है वह 15 मिनट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए जा चुके हैं वह सभी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या फिर उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि इसका अध्याय 1 और इत्यादि सभी वीडियो। तो इस वीडियो ये वीडियो जो है वह नया है और इस वीडियो में आपको नोट्स कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वह वीडियो के एंड में या फिर कहीं भी बीच में बता दूंगा। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। यह 6 भाग है, अर्थात मुख्य भौगोलिक वितरण। तो भारत के भौगोलिक आकृतियों को हम 6 भागों में वितरित करते हैं, अर्थात बांटते हैं, जिसमें पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, 5वां है तटीय मैदान और 6ठा है द्वीप समूह। तो यह वीडियो जो है पार्ट वाइज पार्ट यानी कि भाग भाग करके आएगा। पहले भाग में आपको मैं ये 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा और फिर नेक्स्ट भाग में हो सकता है ये चारों टॉपिक एक ही साथ आ जाए या फिर 2 टॉपिक 3 टॉपिक ऐसे करके आए। फिर भाग इसका नेक्स्ट भाग जो आएगा, अब बोल सकते हो भाग 3 या फिर 4, तो उसमें आपके इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको पता चल गया होगा कि आप ये मत समझना कि ये भाग 1 है तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ऐसा नहीं है। आपको सभी भाग जितने भी वीडियोस आते हैं वे सभी वीडियो देखने होंगे, तभी आप पूरा अध्याय समझ पाओगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ, ये पार्ट वाइज पार्ट यानी कि भाग भाग में बट के, अलग अलग भाग में बट के वीडियोस आएगा। तो इसमें हम ये 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स मिलेगा। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें अगर ये दोनों टॉपिक ज़्यादा बड़ा हुआ तो इन पर आ जाएगा, नहीं तो छोटा हुआ तो इन चारों टॉपिक पर एक ही साथ आ जाएगा। वह अगले आने वाले वीडियो पर डिसाइड किया जाएगा। सो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर पहला जो भाग है वह हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्री तक फैली है। हिमालय पर्वत कहाँ तक फैली है? पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्री नदी तक फैली है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है वह पूरा विश्व यानी कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ हिमालय के आकार के बारे में बताया जा रहा है कि कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हिमालय की लंबाई जो है वह 2400 किलोमीटर है। ठीक है, किमी यानी कि किलोमीटर, और चौड़ाई जो है वह कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब हिमालय की ऊंचाई 240 किलोमीटर है तथा चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, कहाँ हो गया, सॉरी, यहाँ पर कहा जाता है। तो ये बिंदु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंदु को याद रखना, वीडियो के एंड में हो सकता है ये काम आ जाए। तो फिर एक बार बता देता हूँ, हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। नवीन वलित पर्वत किसे कहा जाता है? हिमालय को। हिमालय को हम नवीन वलित पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, देशांतरीय विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। देशांतरीय विस्तार जो है उसके अनुसार हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से हिमालय ही लिखा गया है तो यहाँ पर आप लिख लेना हिमाचल। ठीक है, हिमा च और ल, य को हटा के बीच में च डाल देना। तो हिमाचल और शिवालिक। तो भारतीय, ठीक है, देशांतरीय विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। तो इसके हम अलग अलग से बिंदु के अनुसार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हिमाद्री। ठीक है, पहला बिंदु है हमारा, पहला भाग है हमारा हिमाद्री। 3 भागों में बांटा गया था, 3 श्रेणियों में। तो पहली श्रेणी है हमारा हिमाद्री। तो हिमाद्री सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित श्रृंखला है उसी को हम हिमाद्री कहते हैं। और हिमाद्री का दूसरा नाम है आंतरिक हिमाचल। ठीक है, आंतरिक हिमालय। हिमाद्री का दूसरा नाम है आंतरिक हिमालय। तो सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित श्रृंखला है, जो सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला है, उसी को हम हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री में 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर
हैं, यानी कि हिमाद्री में 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे अधिक शिखर पाए जाते हैं। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है। हिमाद्री जो है वह सदैव बर्फ से ढकी रहती है और यह भी माना जाता है कि हिमाद्री जो है वह सबसे अधिक सतत होती है। सो नेक्स्ट बिंदु है हमारा हिमाचल। फिर से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा हिमाचल, ठीक है, या आप इसे सही कर लेना हिमाचल, ठीक है, हिमाचल। तो हिमाचल में सबसे पहला बिंदु है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमाद्री के दक्षिण, ठीक है, अब जहां पर हिमाद्री स्थित है तो हिमाद्री के दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में, तो हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला स्थित है उसी को हम हिमाचल या फिर दूसरा नाम है इसका निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमाचल की ऊंचाई जो है वह 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है और इसकी औसत चौड़ाई जो है वह 50 किलोमीटर। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। हिमाचल में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। हालांकि और भी कुछ श्रृंखलाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वह पीर पंजाल श्रृंखला। तीसरा है हमारा शिवालिक, ठीक है, तीसरा है शिवालिक, तीसरा भाग है शिवालिक। तो पहला बिंदु है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अब हिमालय जो है, हिमालय की सबसे बाहरी, ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को ही हम शिवालिक कहते हैं। शिवालिक किसे कहते हैं? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई जो होती है वह 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच होता है। हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। हिमाचल, ठीक है, हिमाचल और शिवालिक, हिमाचल और शिवालिक इन दोनों के बीच में जो घाटी है उस घाटी को हम दून के नाम से जानते हैं। और जैसा कि यहाँ पर उदाहरण है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून और इत्यादि जो भी है वह दून, ठीक है। तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसको हम दून के नाम से जानते हैं और इनके कुछ उदाहरण हो जाएंगे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। अब हिमालय के टॉपिक्स कुछ खत्म होने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिमालय के कुछ शिखर देख लेते हैं। तो ये मैंने आपके लिए कॉलम बना दिया है, सो इन कॉलम को आप याद कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है, इसमें कुछ जो है वह छूट गई है तो वह आपके एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा शिखर जो है वह नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, ठीक है। ये सब अनुमानित है, मीन्स पूरा अच्छे से नापा नहीं गया, गूगल पे कुछ और बताएगा और एनसीईआरटी में कुछ और बताएगा, तो एनसीईआरटी का सही होगा, ठीक है। फिर कंचनजुंगा, यह भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वह 8598 मीटर। तो ये इन्हें देख सकते हो आप, इन्हें इजीली याद कर सकते हो। फिर अगला है मकालू जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। फिर है धौलागिरी जो कि नेपाल में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वह 8172 मीटर। फिर है नंगा पर्वत जो कि भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वह 8126 मीटर। और फिर अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। फिर है नंदा देवी जो कि भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर और भारत की सबसे ऊंची शिखर जो है वह कंचनजुंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। सो बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है यह सारणी। अब चलते हैं अपने हिमालय के अगले बिंदु के तरफ। तो हिमालय से संबंधित अगला बिंदु है हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अब हिमालय जो है, ठीक है, हिमालय को पश्चिम से पूरब, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पश्चिम से पूरब में जो था स्थित उसको हमने 3 भागों में बांटा गया था, वह था हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक जो स्थित क्षेत्र है उन क्षेत्रों के आधार पर इसे भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? क्षेत्रों के आधार पर। तो क्षेत्रों का आधार पर इनका विभाजन किया गया है और इनका विभाजन जो है वह नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है, ठीक है। इनका विभाजन किसके अनुसार किया गया है? नदी घाटियों की सीमाओं के अनुसार, नदी और घाटियों की सीमाओं के अनुसार। तो सबसे पहला है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है वह सतलुज एवं सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतलुज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सेम इसी प्रकार सतलुज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को, ठीक है, हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सेम इसी प्रकार काली तथा तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और तीस्ता तथा दिहांग नदी इन दोनों नदियों के बीच के स्थान को, भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। सो ये मैंने आपके अच्छे से फॉर्मेट में बना दी है, आप इसे सिंपली याद कर सकते हो। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्वांचल पटकाई। अब पूर्वांचल पटकाई जो है वह किससे मिलकर बना होता है? तो वह नागा, मिजो, मणिपुर के पहाड़ियों से मिलकर के बना होता है। क्या? नागा, मिजो और मणिपुर के पहाड़ियों से मिलकर पूर्वांचल पटकाई बना होता है।
अब हमारा इसका दूसरा भाग है, ठीक है। 6 भागों में बांटा गया था भौगोलिक वितरण, तो उसमें दूसरा है हमारा उत्तरी मैदान, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, अब हम दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं। टॉपिक्स का नाम है उत्तरी मैदान। तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, ठीक है। अब अंतर स्पष्ट करने में भी आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि मैंने उत्तरी मैदान और हिमालय पर्वत श्रृंखला उन दोनों को एकदम सेम बनाया। जैसे कि सबसे पहले उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था, तो यहाँ भी उत्तरी मैदान को मैं 3 भागों में विभाजित किया हूँ, ठीक है। फिर उससे दोबारा 4 भागों में विभाजित किया गया था हिमालय को, फिर दोबारा मैं इसे 4 भागों में विभाजित करके बताऊंगा, जिसमें भांगर और खादर सब आते हैं उत्तरी मैदान में। तो चलिए इसे आप कॉपी पे जब इसे स्क्रीनशॉट ले करके या फिर इनका नोट्स लिख लोगे तो आपको अंदाजा लगा करके और याद करने में बहुत आसानी होगा, या फिर बोले तो बहुत मदद मिलेगा। इस प्रकार से ये नोट्स क्रिएट किया गया है आपको समझाने के लिए। तो चलिए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्री तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। अब उत्तरी मैदान जो है वह किससे बना है? तो उत्तरी में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्री और इन तीनों नदियों की जो सहायक नदियां हैं इनसे मिलकर बना है उत्तरी मैदान। यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। उत्तरी मैदान जो है वह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। देखो उत्तरी मैदान जो है वह लगभग अंदाजा लगाकर बताया जा रहा है कि उत्तरी मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर के 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन का मतलब होता है अधिक जनसंख्या या फिर बहुत सारी जनसंख्या या फिर घने जैसे कि गुच्छे में रहती है, तो एक तरफ से इसका सघन का मतलब होता है कि बहुत सारी जनसंख्या जो एक ही क्षेत्र पर रहती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है। तो बोल सकते हो अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यह मैदान समृद्ध मृदा, ठीक है। यह मैदान उत्तरी मैदान जो है वह समृद्ध मृदा, पर्याप्त पानी उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यह जो है हमारा उत्तरी मैदान वह पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण अत्यधिक उत्पादक वाला क्षेत्र माना जाता है हमारा उत्तरी मैदान। अब यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण बिंदु आता है दोआबा। तो दोआबा का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो दोआबा, ठीक है। दोआबा किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआबा कहते हैं, ठीक है। 2 नदियां जा रही है और इनके बीच में जो कोई स्थान होती है उसी को हम कहते हैं दोआबा, ठीक है। दोआबा, 2 नदियों के बीच के स्थान या फिर भूमि को हम दोआबा कहते हैं। दोआबा, ठीक है, याद रहेगा दोआबा। फिर नेक्स्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तरी मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पंजाब का मैदान, या कहे तो यूं कहे तो सिंधु का मैदान, फिर है गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्री का मैदान। तो इसे अच्छे से नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पंजाब का मैदान, ठीक है। पंजाब का मैदान या फिर सिंधु का मैदान। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, ठीक है। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। पंजाब का मैदान किसे कहते हैं? तो सिंधु और सिंधु के जो कुछ सहायक नदियां हैं वह नदियां मिल करके जो मैदान निर्मित करती हैं उसी मैदान को हम पंजाब का मैदान कहते हैं। यह भारत एवं पाकिस्तान दोनों में स्थित है। ये सिंधु यानी कि पंजाब का मैदान जो है वह भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक वह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा गंगा का मैदान। तो इस मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, ठीक है। ये गंगा का मैदान जो है वह घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। सो गंगा मैदान का दूसरा बिंदु है, यह उत्तरी भारत के राज्यों, ठीक है। गंगा का मैदान जो है वह उत्तरी भारत के राज्यों जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है, ठीक है। गंगा का मैदान कहाँ फैला है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब के कुछ भागों में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो यह मैदान विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह विशेषकर असम में स्थित है। अब चलते हैं हम उत्तरी मैदान के नेक्स्ट भाग की तरफ, जिसे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो आकृतियों के भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना, आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सबसे पहला भाग है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर, ठीक है। आकृतियों के भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। इन चारों भागों को चलिए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है भाबर। तो नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटी का क्षेपण करती हैं। इसे
भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नदियां और पर्वत जो होती है वह जब नीचे शिवालिक जो होती है, शिवालिक, इन शिवालिक से नीचे उतरती है तो वह 8 से लेकर के 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी का निक्षेप करती है। ठीक है, चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती है। ठीक है, इस प्रकार निक्षेपण करती है, उसी को हम कहते हैं भाबर, या फिर उसी को भाबर के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है दूसरा तराई। तो तराई क्या होती है? सरिताएं एवं नदियां नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। सरिताएं और नदियां जो होती है वह दलदली क्षेत्र, ठीक है, नम दलदली क्षेत्र, ठीक है, नमी तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं या यूं कहे बनाती हैं, उसी को हम तराई कहते हैं। तीसरा है हमारा भांगर। अब भांगर और खादर के बारे में दो बिंदु हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा वीडियो लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये पूरा अध्याय कंप्लीट नहीं होगा, केवल वीडियो ही समाप्त होगा। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम, ठीक है, भांगर के बारे में है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ठीक है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है वह पुराने जलोढ़ का बना है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है वह पुराने जलोढ़ से बना है, जिसे हम भांगर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। यह भांगर की जो मृदा होती है उसमें चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कंकड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंकड़ के नाम से जानते हैं या फिर कंकड़ कहते हैं। सो नेक्स्ट चौथा है खादर। ठीक है, खादर के साथ ही उत्तरी मैदान का टॉपिक हो जाएगा खत्म। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा अगला टॉपिक प्रायद्वीप पठार, या फिर जो भी इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वह आएगा भाग 2 में। तो यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है कि बाढ़ वाले मैदानों के नीचे तथा युवा निक्षेपों के खादर कहा जाता है। ठीक है, बाढ़ वाले मैदानों के नीचे, बाढ़ वाली जो मैदान होती है उसके नीचे तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। यह उपजाऊ होते हैं। खादर जो होता है वह उपजाऊ होता है तथा गहन खेती के लिए आदर्श होता है। मतलब खादर जो होती है वह गहन खेती के लिए आदर्श होती है क्योंकि ये उपजाऊ होती है। अब इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। और आपके लिए बहुत मस्त सा सवाल है जिसे मैंने कई बार व्याख्या किया था। तो आपके लिए सवाल है, नवीनतम वलित पर्वत किसे कहा जाता है? कई बार मैंने जोर देकर के आपको बताया था कि नवीन वलित पर्वत किसे कहा जाता है। नवीन वलित पर्वत किसे कहा जाता है? उत्तर आपको कमेंट करना है। अगर इसका उत्तर कमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको यह बताना है कि भारत की सबसे ऊंची शिखर का क्या नाम है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, तो भारत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? सो इन दोनों सवाल के ही आंसर कमेंट कर दो, या फिर इन दोनों में से किसी एक सवाल के आंसर कमेंट कर दो। सो आंसर का इंतजार रहेगा। और इसी के साथ वीडियो खत्म हो रही है और नेक्स्ट वीडियो, अन्य वीडियो यानी कि इसका भाग 2 जो है, ठीक है, उन भाग 2 की सूचना पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। एवं अन्य सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि अध्याय 1 का और अन्य जितने भी सिलेबस इत्यादि वीडियोस हैं। सो नोट्स जो है आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ और वहाँ पर मुझे मैसेज कर दोगे या फिर SMS कोई कर दोगे, या फिर आप सिंपली जैसे जुड़ोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा सिंपली टेलीग्राम ग्रुप में ही। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।